नमस्कार दोस्तों। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि मानो एक जंग छिड़ गया है। हज़ारों रॉकेट बरसाई जा रही हैं और ढेरों लोगों की जानें जा रही हैं। इनफैक्ट कुछ बच्चों तक की भी जानें गई हैं। ये मुद्दा इतना कंट्रोवर्शियल है कि बाकी दुनिया दो हिस्सों में बट गई है। यहाँ तक कि इंडिया में भी ट्विटर पर दो ट्रेंड्स चल रहे थे, इंडिया स्टैंड विथ फिलिस्तीन और इंडिया स्टैंड विथ इजराइल। कौन यहाँ पे सही है और क्यों ये युद्ध शुरू हुआ, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। अब ये है दोस्तों इजराइल और फिलिस्तीन का मैप। अब इसमें इजराइल कहाँ है ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है, पर फिलिस्तीन को थोड़ा खोजने की ज़रूरत पड़ती है। जो ऊपर का हाईलाइटेड रीजन है उसे वेस्ट बैंक कहते हैं और जो नीचे की पतली ग्रीन स्ट्रिप दिख रही है उसे गाजा स्ट्रिप कहते हैं। अब ये जो पूरे नक्शे में जो ग्रीन कलर का एरिया है वहाँ पे फिलिस्तीन लोग रहते हैं और जो डार्क ग्रीन कलर का एरिया है वहाँ पे फिलिस्तीनी सरकार का कंट्रोल है। लेकिन जो वेस्ट बैंक के अंदर पिंक कलर का एरिया है वहाँ पर इजराइल सरकार का कंट्रोल है और वहाँ पे कुछ इजरायली लोग भी रहते हैं। ये नक्शा देखकर कुछ अजीब नहीं लग रहा कि दो देश ऐसे 100 टुकड़ों में एग्जिस्ट करते हैं। इसका अपना ये किस्सा है एक ऐसे फसाद का जिसका मूल ज़मीन है। और कितनी ज़मीन? सिर्फ 35 एकड़ का एक प्लॉट। लेकिन ये छोटा सा प्लॉट दुनिया के सबसे विवादित जगहों में से एक है। इसीलिए क्योंकि दुनिया के 3 सबसे बड़े धर्म इस प्लॉट पर दावा करते हैं। इस दावेदारी के चलते कई युद्ध हुए और कई दशकों तक तनाव रहा। ये मामला जेरूसलम का है। जेरूसलम के साथ भी यही हाल है। वेस्ट जेरूसलम वाला एरिया जो इजराइल के अंदर आता है वहाँ पे बहुत से इजरायली नागरिक रहते हैं और जो ईस्ट जेरूसलम के एरिया है वहाँ पे बहुत से फिलिस्तीनी लोग रहते हैं। जेरूसलम के पुराने हिस्से में एक पहाड़ी के ऊपर फैला एक आयताकार जगह है। इसका क्षेत्रफल है करीब 35 एकड़। इस कंपाउंड को यहूदी लोग टेम्पल माउंट पुकारते हैं। इस परिसर को मुस्लिम पुकारते हैं हरम अल शरीफ। एक ही जगह के अलग अलग नाम क्यों? इसकी वजह है दोनों धर्म की अलग अलग मान्यताएं। यहूदी मानते हैं कि इनके ईश्वर ने इसी जगह पर वो मिट्टी संजोई थी जिससे एडम का सृजन हुआ था। एडम मतलब दुनिया का पहला इंसान। यहूदियों का एक और मान्यता जुड़ी हुई है इस जगह टेम्पल माउंट से। उनके एक पैगंबर थे, पैगंबर इब्राहिम। एक बार भगवान ने इब्राहिम से उनके बेटे की बलि मांगी तो इसी जगह पर इब्राहिम ने अपने बेटे की बलि देने के लिए गए थे। लेकिन ज्यों उन्होंने बलि चढ़ाई त्यों उनके बेटे की जगह पर एक भेड़ आ गया। वो जगह भी टेम्पल माउंट ही था। इसीलिए इजराइल के राजा किंग सोलोमन ने यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। यहूदी इसे फर्स्ट टेम्पल कहते हैं। आगे चलकर बेबीलोनियन सभ्यता के लोगों ने इसे नष्ट कर दिया। तकरीबन 5 सदी बाद यहूदियों ने इसी जगह पर दोबारा एक मंदिर बनवाया जिसे वो कहते थे सेकेंड टेम्पल। सेकेंड टेम्पल करीब 600 साल तक मौजूद रहा। लेकिन 17वीं सदी में रोमन्स ने इसे फिर से तोड़वा दिया। लेकिन इस मंदिर की एक दीवार आज भी मौजूद है जिसे वेस्टर्न वॉल कहते हैं और दुनिया में कहीं भी यहूदी हो वो इसी दीवार की दिशा में मुंह करके पूजा करते हैं। ये तो हुई यहूदियों की मान्यता। अब मुसलमान के पक्ष की बात करते हैं। इस्लाम के अनुसार हरम अल शरीफ इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है। कुरान के अनुसार सन 681 ईस्वी की एक रात को मोहम्मद पैगंबर मक्का से
उड़ते हुए घोड़े पे बैठ के जेरूशलेम आए और यहीं से वो जन्नत चले गए। सन 632 में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हो गई। उसके 4 साल बाद मुसलमानों ने जेरूशलेम पर हमला कर दिया और उन्होंने जेरूशलेम को जीत लिया और उन्होंने उसी जगह पर एक मस्जिद बनवाई और उस मस्जिद का नाम रखा गया मस्जिद अल अक्सा। इस मस्जिद के सामने एक सुनहरी इमारत है जिस पर पैर रखकर मोहम्मद पैगंबर ने स्वर्ग की ओर गए थे, जिसको डोम ऑफ द रॉक कहते हैं। ये दोनों इमारतें कहाँ हैं? ये उसी 35 एकड़ वाले कंपाउंड के अंदर हैं जिसे यहूदी अपना पवित्र मंदिर कहते हैं। अब इस परिसर के तीसरे दावेदार का पक्ष जानते हैं। रोमन अम्पायर के अंदर यहूदियों को बहुत मारा पीटा जाता था। इसके वजह से बहुत से यहूदी इजराइल को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन जो यहूदी बचते हैं उन्हीं के घर जीसस पैदा होते हैं। जैसे जैसे जीसस बड़े हुए वैसे वैसे यहूदी धर्म से हटकर उन्होंने अपना एक अलग धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे और उन्होंने ईसाई धर्म का स्थापना किया और बहुत तेज़ी से फेमस होने लगे। जो यहूदी थे उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने जीसस को सबके सामने क्रॉस पर टांगकर कील ठोककर जान से मार दिया, जिससे जीसस की मृत्यु हो गई। इसी समय पर ईस्वी 360 में एक रोमन राजा हुए जिनका नाम था कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट। ये ईसाई धर्म को अपनाने वाले पहले रोमन राजा बनते हैं। इनके वजह से पूरे रोम में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार बहुत तेज़ी से होता है और इसके साथ ही क्योंकि यहूदियों ने जीसस को मारा था तो यहूदियों के खिलाफ नफरत भी बहुत तेज़ी से फैलती है और रोम में यहूदियों को बहुत मारा पीटा जाता है, जिसके वजह से यहूदियों को रोम छोड़कर पूरे दुनिया में भागना पड़ता है और ख़ासकर यूरोप में अधिकतर यहूदी भाग जाते हैं। जिस जगह पर जीसस को मारा गया था वहाँ पर कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट ने एक होली चर्च बनवाया और ये जगह भी उसी 35 एकड़ के परिसर में है। अब आप लोग को जेरूशलेम की झगड़े की वजह समझ आ गई होगी, इसीलिए इस एरिया को लेकर बहुत तनाव है और इसे तीनों कम्युनिटी लेना चाहते हैं। यहूदियों के ऊपर जब जब आक्रमण हुआ वे तब तब अपना देश छोड़कर दूसरे जगह रहने लगे, खासकर यूरोप में, क्योंकि वो पास में था। लेकिन वो कभी अपने पवित्र भूमि जेरूशलेम को भूले नहीं थे। जो पूरी दुनिया में यहूदी रहते थे वो सभी अपने वतन जाने की मांग करते रहते थे। जब सन 1891 आता है तो यहूदी के राज्यों में अरब आकर रहने लगते हैं और शासन करने लगते हैं और उसी समय 1891 में ही एक यहूदी लेखक लियो ने एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने लिखा कि यूरोप में यहूदियों के लिए कोई भी कानून क्यों न बन जाए, लेकिन हमारे साथ भेदभाव और प्रताड़ना किया जाता है। इसीलिए यहूदियों को अपने लिए एक अलग देश बनाना चाहिए। ये वो समय था जो यहूदियों की मांग थी अपने देश जाने की, वो एक पॉलिटिक्स में बदल गई थी। ये सब तो चल ही रहा था जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने वाला होता है। इस युद्ध में ब्रिटेन और जर्मनी एक दूसरे के खिलाफ थे और जो ऑटोमन अम्पायर था जो जेरूशलेम पर राज कर रहा था वो जर्मनी के सपोर्ट में आ गया और जो ब्रिटेन था इसे भी अपना साथी चाहिए था और ब्रिटेन की सरकार को ये लगता था कि जो अमेरिका और रूस के रहने वाले यहूदी हैं वो अपने सरकार को ब्रिटेन के पाले में
आने के लिए मना सकते हैं। इसी वजह से ब्रिटेन ने यहूदियों को खुश करने की कोशिश की और उनको अलग देश देने की मांग का समर्थन किया बेलफोर्ड डिक्लेरेशन के अंदर। और प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की जीत होती है और जैसे ही ब्रिटेन की जीत होती है, जो ऑटोमन अम्पायर जेरूसलम पर राज कर रहा था उसे हटाया जाता है और उस पर ब्रिटेन राज करने लगता है। और ब्रिटेन ने जो बेलफोर्ड डिक्लेरेशन में लिखा था उसे फॉलो किया और यहूदियों को फिलिस्तीन वाले एरिए में जहां पहले यहूदी रहते थे वहां उन्हें भिजवाना शुरू कर दिया। लेकिन जब यहूदियों को दुनिया भर से यूरोप से इकट्ठा करके फिलिस्तीन के एरिया में लाया जा रहा था तो फिलिस्तीन और उसके आसपास के जो अरब देश थे उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। इस चीज़ का वो जमकर विरोध कर रहे थे और दूसरी तरफ जो यहूदा नहीं था मजबूरन फिलिस्तीन जाना ही पड़ता था, क्योंकि यूरोप में हिटलर का राज बहुत तेज़ी से हो रहा था। हिटलर के बहकावे में जितने भी देश थे वहाँ हर जगह यहूदियों को मारा जा रहा था। एक तो यहूदियों को पहले से जीसस की हत्या का दोषी मानते थे, इसीलिए उनके साथ चोरी डकैती तो होते ही रहते थे और वो नॉन यहूदी से भी शादी नहीं कर सकते थे। उनकी ज़मीनें छीनी जा रही थी, उनको गैस चेंबर में डालकर मारा जा रहा था। हिटलर के अंदर 60 लाख यहूदियों को मार दिया गया और यहूदियों के पास भी फिलिस्तीन जाने के अलावा और दूसरा कोई रास्ता नहीं था। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है। जो अरब थे वो जर्मनी का साथ दे रहे थे और यहूदियों ने जान लगाकर ब्रिटेन का साथ दिया। यहूदियों की मजबूरी भी थी, एक तो उन्हें हिटलर के खिलाफ लड़ने का मौका मिला और दूसरा वो ट्रेनिंग लेकर आगे यूज करने वाले थे। द्वितीय विश्व युद्ध होता है और जर्मनी हार जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सारे देश मिलकर यूएन बनाते हैं ताकि आगे युद्ध को रोका जा सके, लेकिन यूएन के अंदर उनकी चल रही थी जो द्वितीय विश्व युद्ध जीते थे, जैसे ब्रिटेन, अमेरिका और रूस की। और यहूदियों को द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साथ देने का इनाम भी मिला। ब्रिटेन ने बेलफोर्ड डिक्लेरेशन को यूएन में दे दिया। 1947 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि फिलिस्तीन अब ब्रिटेन के कंट्रोल से बाहर है, तो यहूदियों और फिलिस्तीन का मामला यूएन खुद देखे। यूएन ने एक कमेटी बनाई जो फिलिस्तीन गया और उस कमेटी ने फिलिस्तीन में जाकर देखा कि 1/3 जनसंख्या यहूदियों की है और 2/3 जनसंख्या अरबों की है, लेकिन टोटल ज़मीन का सिर्फ 6% ही यहूदियों के पास है और बाकी अरबों के पास है। कमेटी ने फैसला लिया कि उस एरिए में एक देश इजराइल बनकर यहूदियों को दे देना चाहिए और एक देश फिलिस्तीन बनाकर अरबों को दे देना चाहिए और जेरूसलम को यूएन के अंतर्गत रख लेना चाहिए। इस तरह इजराइल और फिलिस्तीन का बंटवारा होता है और 1947 में यूएन ने बंटवारा करके मैप जारी कर दिया था। यूएन के इस विभाजन से अरब बिल्कुल खुश नहीं थे। इस विभाजन के बाद ब्रिटिश ये ज़मीन छोड़कर चले जाते हैं। ब्रिटेन के जाते ही सभी अरब देश मिलकर इजराइल के खिलाफ जंग शुरू कर देते हैं। सबको लग रहा था कि अरब जीत जाएंगे, लेकिन इसका उल्टा हुआ और अरबों को पीछे हटना पड़ा और इजराइल ने और ज़्यादा ज़मीन कब्जा लिया और ये युद्ध 6 दिन में ही इजराइल ने जीत लिया। फिर आता है 1950 और इजराइल एक कानून बनाता है कि दुनिया में कहीं भी और कोई भी यहूदी नागरिक हो वो अपने आप ही इजराइल का नागरिक बन जाता है। और इसके कुछ साल बाद सन 1964 में अरबों ने इजिप्ट में पीएलओ नामक संस्था बनाया। पीएलओ का मेन काम था इजराइल से ज़मीन लेकर फिलिस्तीन को वापस देना। इजिप्ट के लीडर नासिर शाह ने बाकी देशों से बात किया और स्टेट ऑफ तेहरान को बंद करवा दिया।
जहां से इजराइल अपना सामान बेचता था। नासिर को पता था कि इजराइल इस बात पर नाराज होकर युद्ध जरूर करेगा। उससे पहले ही उन्होंने अरब देशों से मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया और पता नहीं इजराइल के पास ऐसी क्या चीज़ है, उन्होंने फिर से अरब देशों को हरा दिया। सिर्फ 6 दिन के अंदर इजराइल ने इजिप्ट के एरिया को और फिलिस्तीन के गाजा और वेस्ट बैंक के एरिया को भी कब्जा कर लिया। बाद में यूएन ने फिर से बीच में पड़ता है। इजिप्ट का एरिया तो वापस हो जाता है, लेकिन फिलिस्तीन को इजराइल नहीं छोड़ता है। इस युद्ध के बाद अरब देश थोड़ा पीछे हट जाते हैं। अब ये लड़ाई सिर्फ पीएलओ और इजराइल के बीच रह जाती है। पीएलओ और अरब देशों को समझ आ गया था कि इजराइल से सीधे सीधे युद्ध नहीं जीत सकते हैं, इसीलिए उन्होंने इजराइल को परेशान करने के नए नए तरीके अपनाने लगे। सिर्फ सन 1968 से 1977 के बीच में उन्होंने इजराइल के 29 एरोप्लेन को हाईजैक किया और बहुत तरीक़ों से हमला किया। ये सब करके पीएलओ को अटेंशन तो मिल रहा था और साथ ही इजराइल परेशान भी हो रहा था। पीएलओ के फाइटर लेबनान में रहते थे, क्योंकि इजराइल उन्हें अपने इलाके के आसपास एरिया में रहने नहीं देता था। इसीलिए इजराइल ने बिना सोचे समझे लेबनान पर आक्रमण कर दिया। लेबनान में 18,000 लोग मारे गए। इसमें पीएलओ की भी कमर टूट गई। आखिरकार पीएलओ ने 2 स्टेट मॉडल को मान ही लिया। उन्होंने कहा आखिरकार यूएन ने जो फैसला लिया था वही हमको मिल जाए, लेकिन इजराइल इसके लिए भी रेडी नहीं हुआ, क्योंकि इजराइल को डर था कि भले ही ये शांति की बात कर रहे हैं, लेकिन आगे अगर अरब ताकतवर हो गए तो इजराइल फिर से यहूदियों के हाथ से चला जाएगा। हालांकि 1993 में इजराइल इसके लिए मान गया कि फिलिस्तीन को गाजा और वेस्ट बैंक का एरिया दे दिया जाएगा। यासिर शाह जो पीएलओ के लीडर थे उन्हें प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। और 1993 को व्हाइट हाउस में दोनों देश इस समझौते पर साइन कर देते हैं। इस समझौते के बाद भी इजराइल ने कुछ भी फॉलो नहीं किया। गाजा के अंदर इजरायली नागरिकों को भेजते रहा। इससे जो फिलिस्तीन की आम जनता थी उसका इजराइल से भरोसा ही उठ गया। और इसी बीच में एंट्री होती है हमास की, फिलिस्तीनियों का विद्रोही ग्रुप नामक एक संस्थान, और वो इजराइल के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध करते हैं। और जितना भी मदद होता है अरब देश हथियार और पैसों से करते हैं। अरब देश हमास को सपोर्ट करते हैं। एक और बात थी कि चाहे पीएलओ हो या इजराइल, दोनों ओर से कोई भी नेता शांति की बात करता था तो उसकी जनता का सपोर्ट उसे नहीं मिलता था। एक टाइम पर जब इजराइल का प्रधानमंत्री सॉफ्ट हुआ तो उसे मार दिया गया, और जब पीएलओ सॉफ्ट हुआ और शांति की बात करने लगा तो पीएलओ को हटाकर लोग हमास का सपोर्ट करने लगे। अभी जो वर्तमान स्थिति है कि हमास गाजा पट्टी पर पूरी तरह से कंट्रोल करता है और गाजा पट्टी से ही आए दिन इजराइल पर आक्रमण करते रहता है। इसी कड़ी के तहत 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर 5,000 रॉकेटों से हमला कर दिया। ये हमला हमास के द्वारा किया गया अब तक का सबसे बड़ा हमला था। 7 अक्टूबर को सुबह 6:30 बजे की बात है। ज़्यादातर इजरायली अपने घर में सो रहे थे, तभी अचानक से सुरक्षा सायरन बजने लगते हैं। कुछ ही देर बाद रॉकेटों की बरसात होने लगती है। आम तौर पर इजराइल के पास एक आयरन डोम नामक सुरक्षा संस्था है। जब भी इस तरह के रॉकेटों की बरसात होती है तो वो सारे रॉकेटों को मार गिराता है, लेकिन यहाँ पर 5,000 रॉकेटों को 20 मिनट के अंदर ही फायर कर दिया। यहाँ पर आयरन डोम सिस्टम भी फेल रहता है और हज़ारों की संख्या में लोग मारे जाते हैं और लाखों की संख्या में लोग घायल होते हैं।
और अभी का ये हमला किसी वार से कम नहीं है। रॉकेट के अलावा चारों ओर से जल, जमीन और वायु से भी हमास ने अटैक किया। इजराइल गाजा बॉर्डर पर जो सिक्योरिटी वॉल थी उसे बुलडोजर से तोड़ दिया गया। कई गाजा के आतंकवादियों ने पैराशूट से भी इजराइल में घुसकर आक्रमण किया। इसके अलावा समुद्र से, स्पीड बोट से भी आक्रमण किया गया। एक दिन में बहुत सारी घटनाएं घटी। इजराइल के टैंकों पर आक्रमण किया गया। इजराइल के सैनिकों और आम आदमियों को बंदी बना लिया गया। बहुत से बेगुनाह बच्चों के सर में गोली मार दी गई। औरतों और बूढ़ियों को नग्न परेड कराया गया। उनके साथ सामूहिक बलात्कार भी किया गया। बदले में इजराइल ने हमास के 1500 आतंकियों को एक दिन में ही मार गिराया और गाजा पर युद्ध की घोषणा कर दी। ये युद्ध अभी चल ही रहा है। भगवान जाने इस युद्ध का अंत क्या होगा, कौन हारेगा कौन जीतेगा ये नहीं पता, लेकिन दो देश और दो धर्मों के बीच में इंसानियत जरूर हार गई है। आप लोग ही बताएं कि इस युद्ध में कौन सही है, इजराइल या हमास। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको मेरा ये सेक्शन अच्छा लगा कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।